एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल किस्से कहानी और किताबें। नाम है निशा। आज एक बार फिर लेकर आ गई हूँ नॉवल द गर्ल नेक्स्ट डोर की समरी का नेक्स्ट पार्ट। द गर्ल नेक्स्ट डोर जिसे लिखा फीबी मॉर्गन ने। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एक मर्डर मिस्ट्री है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है क्लेयर एडवर्ड के मर्डर की। क्लेयर एडवर्ड जो सिर्फ 16 साल की थी, बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी इच्छाएं थी। एक सपना, एक उम्मीद के साथ उस दिन वो उठी थी और एक प्लान बनाया था, पर ऊपर वाले ने उसके लिए कुछ और ही प्लान किया था। ये कहानी जो कि एक छोटे से टाउन एस्टन की है। एस्टन जहाँ पर कई समय से कोई क्राइम नहीं हुआ, वहाँ पर पुलिस को कुछ काम मिलता ही नहीं है। इस छोटे से टाउन में एक लड़की का मर्डर हो गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। उन्हें आगे की, अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी है। क्या उनके बच्चे इस टाउन में अब सेफ नहीं? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर अभी तक मर्डर का कुछ पता नहीं चला है। बहुत सारे लोगों पर शक किया जा रहा है। ये केस जिसे लीड कर रही है मैडलिन शॉ, जिन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर वो पिछले 2 साल से इसी टाउन में रह रही हैं, यहाँ के लोगों को जानती हैं। क्लेयर को भी जानती थी। क्लेयर को एक दिन वो स्कूल में मिली थी, तब उसने उनसे पूछा था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना होता है। वो पुलिस में आना चाहती थी। उन्होंने जब क्लेयर की बॉडी देखी थी तो उन्हें वो सब कुछ याद आया था, कैसे क्लेयर के सारे सपने झट से खत्म हो गए। क्या क्या हम सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, पर हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होने वाला है। पर कुछ भी हो, वो इस लड़की को जानती थी और इसके मर्डर को वो ढूंढना चाहती हैं। किसी के भी सर इस मर्डर को वो नहीं थोपना चाहती। क्लेयर के मर्डर के बारे में बताया था वही रहने वाले एक लड़के नेथन ने। नेथन का लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं है। अकेला रहता है, माँ की डेथ हो चुकी है, स्कूल से निकाल दिया गया था। कहा गया था कि वो किसी लड़की का पीछा करता था, जिसकी वजह से स्कूल के आसपास उसे नहीं आने दिया जाता। वहाँ के लोग ज्यादा उससे बात नहीं करते। उसे ही घूमते हुए क्लेयर की बॉडी दिखी थी, पर उसका कहना है कि उसने क्लेयर को हाथ नहीं लगाया। मारना तो बहुत दूर की बात है। पुलिस ने जबरदस्ती उसे कबूल करवाने की कोशिश तो की थी, पर वो बहुत रो रहा था। और मैडलिन ऐसा नहीं चाहती थी कि जबरदस्ती किसी से कबूल करवाया जाए। वो चाहती थी कि हमें असली मर्डरर मिले। अब बाकी लोगों की बात करें तो क्लेयर की माँ है रेचल एडवर्ड, उसके पिता मार्क, जिनकी डेथ हो गई थी लंग कैंसर के कारण। उन दोनों का भी कोई रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था। क्लेयर जो उस दिन के बारे में सोच रही थी, उसने वहाँ बताया भी था कि उसके पिता उसकी माँ को बहुत मारते थे और उसकी माँ उसे सब कुछ छुपा लेती थी। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। अपने फेस पर मार के निशान को वो मेकअप से छुपाती थी। क्लेयर का कहना था कि टाउन सेफ है, पर उसका घर नहीं। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने शादी कर ली थी इयन से, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर था। उसका लंदन में एक अपना कंप्यूटर का बिजनेस था। पर क्लेयर को इयन भी नहीं पसंद था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट था, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था। पर रेचल को वो बहुत प्यार करता था, उसे वो बहुत सपोर्ट भी करता था। और क्लेयर की मौत की खबर के बाद वो काफी दुखी भी था। उसने डीएनए का सैंपल भी झट से दे दिया था, कोई आनाकानी नहीं की थी। उसके साथ में ही घर था जेन गुडविन का, जो कि एक परफेक्ट मदर बनना चाहती थी, एक परफेक्ट वाइफ बनना चाहती थी। अपने घर की उसे बहुत चिंता थी, पर उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकती थी। वो कभी सोचती कुछ और थी, करती कुछ और थी। अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए झूठ बोलने से भी नहीं डरती थी। उसका हस्बैंड जैक गुडविन, जो कि एक डॉक्टर था, जिसने जेन को हर सुख सुविधा, हर खुशी दी थी, हर कंफर्ट दिया था। उनका बहुत बड़ा घर था, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था, हर लग्जरी उसके पास थी। 3 बच्चे थे, 2 तो बहुत छोटे थे और एक था हैरी, जो क्लेरा से 1 साल बड़ा था और क्लेरा को पसंद भी करता था। डीएस मैडलिन शॉ, जिसका काम है शक करना, और वो हर किसी पर शक कर रही है, चाहे वो रेचल हो, इयन हो, जैक हो, जेन हो, या फिर हैरी हो, या फिर नेथन। हर किसी को शक की नजर से देखा जा रहा था। यहाँ तक कि क्लेयर की बेस्ट फ्रेंड को भी शक की नजर से देखा गया था। हर किसी से सवाल पूछे जा रहे थे, पर इन्वेस्टिगेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रही थी। और मैडलिन इस बात से बहुत परेशान भी थी। क्लेयर का फोन गायब था और उसने एक नेकलेस पहना हुआ था गोल्ड का, जो उसे उसके बर्थडे पर उसकी माँ रेचल और इयन ने दिया था, वो भी गायब था। पर क्लेयर के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल लिए गए, जिससे पता चला कि क्लेयर का एक बॉयफ्रेंड था, ओवेन जोन्स। क्लेयर ये बात किसी को नहीं बताती थी।
उसे स्कूल में बहुत सारे लड़के पसंद करते थे, बहुत सारे लड़के उस पर लाइन मारते थे, पर क्लैर को लगता था कि वो सभी इमेच्योर हैं। उसे ओवेन पसंद था, पर वो अपने घर में ये बात बताने से डरती थी। उसे लगता था कि इयन इस बात को कभी अप्रूव नहीं करेगा। उसकी माँ जो काफी फिशी थी, काफी बॉसी थी, उसकी हर मूवमेंट की खबर रखना चाहती थी। क्लैर कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, उसे सब कुछ जानना था, जिससे क्लैर थोड़ा परेशान हो जाती थी। ये उसकी दोस्त ने पुलिस को बताया था, पर जब मैडलिन ओवेन जोन्स से मिली तो वो बहुत दुखी था, बहुत रो रहा था। उस दिन क्लैर उसी से मिलने जाने वाली थी। ओवेन ने कहा कि वो अपने पिता से खुश नहीं थी, इयन से वो बहुत डरती थी। उसका कहना था कि वो घर में सेफ फील नहीं करती, और इयन जो कि ओवेन का फुटबॉल कोच भी रह चुका था, वो ओवेन को पसंद नहीं करता था। कुछ टाइम के लिए ही उसने उसे कोच किया था, पर ओवेन का कहना था कि अगर इयन को पता चल जाता कि वो क्लैर के साथ रिलेशनशिप में है तो वो इन दोनों को नहीं छोड़ता। इस बात से क्लैर बहुत डरती थी और हर कदम फूक फूक कर रखती थी, कहीं घर में ना पता चल जाए। ओवेन का साफ साफ इशारा था इयन की तरफ। उसका कहना था कि इयन की वजह से ही शायद कुछ हुआ होगा, पर मैडलिन सोच रही थी ओवेन भी तो ऐसा कर सकता है। ओवेन से वो मिलने जा रही थी, पीछे के रास्ते से जा रही थी। उस दिन ओवेन के पिता भी घर पर नहीं थे, और हो सकता है कि वो उसे ब्रेकअप करने जा रही हो सकता है उसने उसे टच ना करने दिया हो, मना किया हो, वो जबरदस्ती कर रहा हो, तब उसने उसे कंधे से जोर से पकड़कर धकेल दिया हो, नीचे गिरा दिया हो। पर ओवेन को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मर्डर हुआ था 4 फरवरी को और आज हो चुकी है 11 फरवरी। 11 फरवरी जेन मिलने गई अपने पति जैक से। दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ठीक नहीं चल रहा। जेन को लग रहा था कि आज मिलने जाऊंगी तो हो सकता है अपनी शादी को बचा पाऊं, हो सकता है कि कुछ तो ठीक हो जाए। वो जैक से मिली, उसने पूछा कि उस दिन क्लैर उसके क्लिनिक क्यों गई थी। जैक ने कहा कुछ खास नहीं, नॉर्मल चेकअप, कॉन्ट्रासेप्शन लेने आई थी। कॉन्ट्रासेप्शन? किसके साथ था उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप? जैक ये नहीं जानता, वो एक डॉक्टर है और उसने क्लैर को एक पेशेंट की तरह ट्रीट किया। उसने जो भी सवाल पूछे उनके जवाब दे दिए, बस। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। पर जेन जवाब चाहती थी। दोनों के बीच में एक बार फिर बहुत लड़ाई हुई थी। घर जाते हुए जेन बहुत दुखी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथ पर लगे खून के निशान उसके टॉप की स्लीव्स पर आ चुके थे, धब्बे पड़ गए थे। वो छुपा लेना चाहती थी। क्या थी, क्या बन गई थी? इस परिवार को बचाने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रही थी। घर पहुंचकर उसने फटाफट जाकर हाथ धोए अपने और कपड़े बदल लिए। वो बच्चों को अपनी दोस्त सैंड्रा के पास छोड़कर आई थी। थोड़ी देर के बाद सैंड्रा आ गई। जैक घर आते ही सीधा कमरे में चला गया और ऊपर बेड पर लेट गया। वो नीचे थी। सैंड्रा जो उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, कुछ बात करना चाहती थी, पर जेन उस समय अपने बच्चों को देखना चाहती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसे उनका ध्यान रखना है। वो अपने परिवार को सारी बुराइयां, सारे दुख तकलीफ से बचा कर रखना चाहती है। पर सैंड्रा ने उसे फेवर किया, उसके बच्चों को लेकर आई, तो उसे घर के अंदर तो बुलाना ही होगा, वाइन ऑफर तो करनी ही होगी। खैर, थोड़ी देर के बाद सैंड्रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी दी जेन को। उसने बताया कि क्लैर के पिता मार्क एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून छोड़कर गए थे और इयन का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। वो सारा पैसा 21 साल की उम्र में क्लैर को मिलने वाला था। जेन ने कहा, अच्छा, तो अब वो पैसा कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली इयन को ही। ओह, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो जेन नहीं जानती थी। सैंड्रा के जाने के बाद जेन एक बार फिर अपने बेडरूम में चली गई थी, जहां पर जैक सो रहा था। उसे लग रहा था कि उस दिन के लिए आज जैक माफी मांगेगा, उसे फूल देगा, मनाएगा, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। पहले तो ऐसा होता था। अब उसकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। पर कुछ भी हो, उसे इस रिश्ते को बचाना होगा। जैक कुछ भी कर सकता है, क्लेयर को मार तो नहीं सकता। पर उसे याद है वो दिन जब वो सीढ़ियों से गिरी थी, उसे कितनी चोट लगी थी। कुछ भी कर सकता है जैक। जेन को रूटीन फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है।
वो रोज जो बनाती है, जो उसने रूटीन बनाया हुआ है, मंडे को क्या बनाना है, ट्यूसडे को क्या बनाना है, वो सब कुछ करती है, बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। वो एक अच्छी कुक नहीं है, इसलिए जैम बाजार से लाती है, लेबल हटा देती है और बच्चों को कहती है कि मैंने बनाया है। ट्यूसडे 12 फरवरी, आज स्कूल में मीटिंग होने वाली है। पिछली बार जब स्कूल में मीटिंग हुई थी तो जेन नहीं गई थी। सब लोग फोन कर करके पूछ रहे थे कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। उस दिन भी तो जैक और जेन की लड़ाई हुई थी। उसके मुंह पर निशान पड़ गए थे, कैसे छुपाती, कैसे फेस करती सबको। पर क्या उन लोगों को सच में जेन की परवाह है? अगर वो उनमें से किसी के भी घर का दरवाजा खटकाकर जाएगी और कहेगी कि जैक के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, तो क्या वो उसकी मदद करेंगे? क्या क्लैर ने भी आखिरी समय पर अपनी माँ को याद किया होगा? तैयार होकर जेन स्कूल की मीटिंग में चली गई। शुक्र है कि वहाँ रेचल नहीं आई थी। वहाँ प्रिंसिपल ने कहा कि क्लैर के साथ जो हुआ उसका सबको बहुत दुख है, इसलिए क्लैर की याद में वो एक पार्क बनवाना चाहते हैं, फूल लगाना चाहते हैं। किसी ने कहा कि नहीं, स्टैचू बनवा दो, पर किसी ने कहा कि पार्क का आइडिया ज्यादा अच्छा है। फाइनली जेन ने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहती है, बाकी सब लोग उसकी मदद करेंगे और ये लोग क्लैर के लिए पार्क ही बनवाएंगे। 4 फरवरी 12 बजे क्लैर अपनी दोस्त लॉरेन के साथ खाना लेने गई थी। वहां पर हैरी आ गया था, जिसे देखकर क्लैर डर गई थी। सुबह जो हैरी ने किया, अचानक से उसका कंधा पकड़ लिया, वो बहुत घबरा गई थी। पर लॉरेन को तो हैरी बहुत सेक्सी लगता है। वो क्लैर को देखकर हंस रहा था, मस्ती कर रहा था और क्लैर उससे दूर रहना चाहती है। लॉरेन ने कहा, इसके फादर भी तो बड़े सेक्सी हैं। क्लैर ने वॉमिटिंग की एक्टिंग करते हुए कहा, 100 साल के हैं वो, तो क्या हुआ, है तो डॉक्टर और अमीर भी। 4 फरवरी दोपहर 1 बजे खाने के बाद ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे। तभी एक लड़के से टक्कर हुई और क्लैर का बैग गिर गया, सारा सामान गिर गया। रात को जो उसे चाहिए था वो सामान भी इस बैग में है, वो हर किसी से छुपा लेना चाहती है। उसने वो सामान फटाफट से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी लॉरेन ने कहा, लाओ मैं मदद कर देती हूँ। क्लैर कुछ ज्यादा ही सोचती है, कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती है। केस में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। क्लैर की जैकेट पर सिर्फ और सिर्फ इयन एडवर्ड के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, यहाँ तक कि उसके गले पर भी। इसका मतलब इयन ही है वो जिसे जबरदस्ती की होगी। पर इयन और क्लैर तो साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इयन ने उसे हक किया हो। अब एक बार फिर इयन को बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए और कहा था कि रेचल को मत लेकर आना। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने कहा कि रेचल आना चाहती थी, पर मैंने उसे रोक दिया। कहा कि जस्ट रूटीन क्वेश्चनिंग है ना? देखने में तो बड़ा इनोसेंट लग रहा है। एक बार फिर उस दिन की सारी बातें पूछी गई। इयन जो कि लंदन में बिजनेस करता है, वो रोज सुबह लंदन जाता है और शाम की ट्रेन से वापस आ जाता है। वो जनरली शाम को 6 साढ़े 6 बजे की ट्रेन लेता है, पर उस दिन उसने 3 बजे की ट्रेन ली थी, क्योंकि वो जल्दी घर आना चाहता था। रेचल को डिनर पर लेकर जाना चाहता था। ये बात उसने पहले भी बताई थी और ये बात सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग से कंफर्म भी हो गई थी। पर क्या वो क्लैर को मारने के लिए जल्दी आया था? उसने कहा कि वो घर पर आ गया था डिनर करने। वो इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उस दिन क्लैर नहीं आई थी, जो कि 4:30 बजे तक आ जाती थी। ये लोग बहुत परेशान हो गए थे, उसे ढूंढना शुरू कर दिया था। उससे पूछा गया कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई है, उसकी जैकेट पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इयन ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, हम दोनों एक ही घर में रहते थे और हो सकता है कि मैंने उसकी जैकेट टांगी हो। हाँ, याद आया, मैंने उसे हक किया था सॉरी कहने के लिए। सॉरी? मेडलिन ने पूछा। शायद इयन ये नहीं बताना चाहता था, पर बता चुका था। उसने कहा कि पढ़ाई के लिए मैंने उसे पहले दिन बहुत डांटा था, उसी के लिए सॉरी मांग रहा था। पर इयन अब इन सब बातों से गुस्सा हो गया था। उसने कहा कि आप अपना टाइम मुझसे सवाल पूछने में वेस्ट क्यों कर रहे हो, जबकि मेरी बेटी का कातिल कहीं बाहर खुला घूम रहा है। आप उसे ढूंढने में अपनी एनर्जी क्यों नहीं यूज करते? क्यों मुझसे ये फालतू के सवाल पूछ रहे हो? क्या मुझ पर शक करने के अलावा आपको कोई काम नहीं? इयन का गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार इयन को इतने गुस्से में देखा गया था। इस छोटे से टाउन में कोई भी बात किसी से छुप पाना तो बहुत मुश्किल है,
वहीं जेन, जो कि गॉसिप की बहुत शौकीन है, उसने इयन को पुलिस की कार में आते हुए देख लिया था। उसने उस दिन जैक से पूछा था, उस दिन रात को तुम इयन से क्या बात कर रहे थे? जैक ने बहुत हैरानी से उसे देखा था। उसने कहा था, मैंने तुम दोनों को वहां खड़े हुए देखा था। जैक ने कहा, उसकी बेटी मर गई है, मैं उसे कंफर्ट करा रहा था बस, और क्या। वो उसकी बेटी नहीं थी, जेन ने कहा। अगले दिन जब जेन स्कूल से वापस आ रही थी तो उसने मेडलिन शॉ को देखा था। वो उसे नजरें चुराकर जाना तो चाहती थी, पर मेडलिन ने देख लिया था, इसलिए रुकना पड़ा। मेडलिन, जो कि जेन से सवाल पूछ रही थी, तुम ठीक हो? जेन ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ। उस दिन हैरी ने आपको ठीक जवाब दिए ना? हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारे घर में सब ठीक चल रहा है? मेडलिन ने पूछा। जेन ने कहा, मेरे घर में तो सब ठीक चल रहा है, पर आप जानती हैं पैसों के बारे में? मेडलिन ने पूछा, पैसे? कौन से पैसे? जो क्लैर के पिता उसके लिए छोड़कर गए थे, उसके मरने के बाद इयन और रेचल को मिलने वाले हैं। क्या? कितने पैसे? मेडलिन ने पूछा। ये तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए। इसके बाद जेन खुश थी कि कम से कम मेडलिन का ध्यान उससे हटकर इयन की तरफ तो जाएगा। वैलेंटाइंस डे आ चुका था। कोई फ्लावर्स नहीं थे, कोई बेड में ब्रेकफास्ट नहीं मिला था, कोई सेक्स नहीं था, कुछ नहीं। नॉर्मल दिन था। जैक की आंखों में आंसू देखे थे। रोना तो वो भी चाहती थी, पर रोई नहीं थी, काम पर चली गई थी। जैक, जिसे यहाँ पर सब लोग बहुत पसंद करते हैं, डॉक्टर है, सबकी मदद करता है, बहुत हैंडसम है, अमीर है, हर कोई उसके बारे में बहुत हाईली सोचता है। जब वो काम पर गई थी तो उसकी बॉस ने पूछा था, जेन तुम्हें तो कोई अच्छा सा गिफ्ट मिला होगा? जेन ने नजरें झुका ली थी। वो, हमारी शादी में आजकल कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। जैक इज नॉट दैट काइंड टू मी। जेन ने आज तक किसी के सामने नहीं कहा था, और वो अपनी फैमिली के लिए गॉसिप भी नहीं चाहती थी। उस समय वो हंस सकती थी, कह सकती थी कि वो मजाक कर रही है, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी बॉस ने उसके कंधे पर हाथ रखा था और उसे कहा था, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में चलती ही रहती हैं। जैक एक बहुत अच्छा इंसान है। उसके बाद वो बाहर चली गई थी। जेन को बहुत गुस्सा आया था। जब वो काम से वापस आ रही थी तो उसने रेचल को देखा था, जो बहुत पतली हो चुकी है, बहुत ज्यादा वेट लूज किया है, जैसे कि हैंगर में कपड़े टंगे हों। रेचल को देखकर उसने अपना रास्ता बदल लिया था। वो उससे बात नहीं करना चाहती, उसके दुख को वो नहीं बांट पाएगी। पर रेचल उसी की तरफ आ गई थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। तब जेन ने पूछा था, कैसी हो तुम? जानती थी कितना फेक सवाल है। रेचल बहुत तेज तेज रोने लगी थी। जेन उसे अपने साथ अपने घर ले आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उसके घर छोड़ूं कि क्या करूं, पर रेचल शायद उससे कुछ बात करना चाहती थी। जेन उसे अपने घर में ले आई थी। फैंसी कप्स में उसे चाय बना कर दी थी, आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर दिया था। उसमें भी ध्यान दिया था कि महंगा वाला दूं। शो ऑफ करने का तो कोई मौका नहीं छोड़ना। रेचल से पूछा था, कैसे कोप अप कर पा रही हो? रेचल ने कहा था, नहीं कर पा रही। हर समय उसकी याद आती है, कुछ भी करती हूँ बस उसी के बारे में सोचती हूँ। ना खाना अच्छा लगता है, ना नींद आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस पर भी सबसे बुरी बात यह है कि सब लोग इयन पर शक कर रहे हैं। पुलिस इयन से सवाल पूछ रही है। तुम जानती हो ना जेन, इयन एक बहुत अच्छा इंसान है। जेन ने कहा, पुलिस तो अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका काम ही यही है सब पर शक करना, तो उन्हें तो वो करना ही होगा। पर इयन पर शक करना, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इयन के बारे में लोग गलत गलत बातें ना बनाएं। इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। 15 फरवरी को बुक क्लब की मीटिंग है और जेन के हाथ कांप रहे हैं ग्रुप में मैसेज डालते हुए कि वो मीटिंग में नहीं आ पाएगी। उसकी चीख पर बहुत गहरा कट है। वो कैसे छुपा पाएगी, क्या बताएगी किसी को? उसने लिख दिया था कि उसके बेटे की तबीयत खराब है। वहाँ लोगों ने कंसर्न दिखाया था, सबने मैसेजेस भेजे थे, कहा था यार तुम्हारे बिना तो यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगेगा, तुम कुछ कर नहीं सकती, किसी तरह जैक बच्चों का ध्यान रख ले। पर जेन ने फोन साइड में रख दिया था।
उसके और जैक के बीच में हमेशा यही होता है, वो उसे बहुत ज्यादा पुश करती है और फिर जैक बेकाबू हो जाता है। उसे अपने आप को ये समझाना होगा, हमेशा ये याद दिलाना होगा कि उसे जैक को ज्यादा पुश नहीं करना, तभी शायद चीजें ठीक हो पाएंगी। 16 फरवरी आज स्कूल में गेट टुगेदर रखी गई थी क्लेयर की याद में। सब लोग फंड्स रेज कर रहे हैं, एक गार्डन जो बनवाना है क्लेयर के लिए, एक मेमोरियल। उस दिन सब लोग वहां पर पहुंचे थे। किसी ने स्टॉल लगाया था, कोई गेम्स खिलवा रहा था, कोई कैंडीज लेकर आया था। ये हम दुख मना रहे हैं या खुशी, जिन समझ नहीं पा रही थी। आज थोड़ा उसका चीक का मार्क कम हो गया था, उसने मेकअप से उसे छुपाने की बहुत कोशिश की थी, हालांकि पूरी तरह छुप नहीं पाया था, पर एक छोटी सी लाइन ही दिख रही थी। अब जेन सोफी को लेकर वहां घूम रही थी और तभी वहां पर नेथन आ गया था और माहौल बहुत टेंस हो गया था। लोगों ने नेथन को अंदर नहीं घुसने दिया, कहा कि तुम्हारे यहाँ होने पर हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं। तुमने जो क्लेयर के साथ किया उसके बाद हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। हालांकि नेथन के ऊपर कोई भी गुनाह प्रूव नहीं हुआ था, पर उसके बावजूद भी वहाँ लोगों ने नेथन को बहुत डांटा, उसे डराया, धमकाया, उसे वहाँ से बेइज्जत करके निकाल दिया। कहा कि हम अपने बच्चों के आसपास भी तुम्हें नहीं होने देंगे। नेथन के साथ जो हो रहा था वो जेन देख रही थी, बहुत घबरा रही थी। सोफी भी बहुत डर गई थी। उसे लग रहा था कि काश जैक क्या होता। थोड़ी देर के बाद जैक आया था। सुबह तो उससे बात भी नहीं कर रहा था, अब लोगों को दिखाने के लिए आते ही उसके नेक पर किस किया था। कैसा है ये सब कुछ, हम लोगों को दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते। वहाँ सब लोग जैक को बहुत पसंद करते हैं, बहुत एनवी करते हैं जेन को कि उसका इतना अच्छा हस्बैंड है। घर में क्या हो रहा है कोई भी तो नहीं जानता। रेचल और इयन भी आए थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे ही खड़े थे। रेचल सब कुछ देख रही थी, आंखों में आंसू थे, पर कुछ नहीं बोल रही थी। बस इयन उसे सपोर्ट कर रहा था और वो सिर्फ और सिर्फ उसके सपोर्ट से ही खड़ी थी। 19 फरवरी रात के 1 बजे मेडलिन शॉ के घर का दरवाजा जोर जोर से कोई खटका रहा था। बहुत मुश्किल से उसने नींद से बाहर आकर दरवाजा खोला तो देखा बाहर बुरे हाल में रेचल खड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गाउन के ऊपर जैकेट पहनी हुई। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई है तो नहीं जो रेचल का पीछा कर रहा था, पर इस छोटे से टाउन में कब कौन क्या देख लेगा नहीं जानते। इसलिए मेडलिन शॉ ने रेचल को घर के अंदर बुलाया, दरवाजा बंद किया, उसे एक गिलास पानी लाकर दिया। वो बहुत घबराई हुई थी, कुछ कहना चाहती थी। उसे कुछ मिला था जो इस केस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था।
रेचल को लगा कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए, पर मैडलिन शॉ जानती थी कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब उसे रेचल को ज्यादा पुश भी नहीं करना और उसे यहाँ से जाने भी नहीं देना बिना बताए। उसे वो जानना है जो नई इन्फॉर्मेशन रेचल को मिली है। रेचल ने कहा, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैडलिन शॉ ने पूछा, आप इयन के बारे में बात कर रहे हो? आपको कुछ नई चीज मिली है क्लेयर से रिलेटेड? रेचल ने सर हिला दिया और अपनी जेब में से निकाली एक चीज, जिसे देखते ही मैडलिन समझ गई थी, आईफोन। ये क्लेयर का है? रेचल ने हाँ कहा। इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया था। क्लेयर का फोन मिल गया था और वो मिला था इयन के बैग से। रेचल उस समय अपने फोन के लिए चार्जर ढूंढ रही थी। एक्चुअली में इन तीनों के पास ही आईफोन है, चार्जर सेम यूज हो जाता है। रेचल का फोन डेड हो रहा था, उसका चार्जर नहीं मिल रहा था, तो उसने इयन के बैग में से ढूंढा और तब उसे फोन मिल गया। रेचल बहुत टूट गई थी, बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। उसे इयन के ऊपर पूरा विश्वास था। दोनों के बीच में चाहे रिलेशन बहुत अच्छा ना हो, इयन काफी स्ट्रिक्ट था। वो चाहता था कि क्लेयर अच्छा परफॉर्म करे, पर वो उसे प्यार करता था। ऐसा तो वो नहीं कर सकता था, पर उसके बैग में क्लेयर का फोन होना, ये तो साफ साफ इंडिकेशन थी। आखिर क्यों छुपाया था उसने क्लेयर का फोन? उस फोन के अंदर कार्ड भी था और रेचल ने क्लेयर के मैसेजेस पढ़ लिए थे। मैसेजेस मैसेजेस और सिर्फ मैसेजेस। रेचल नहीं जानती थी कि उसकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी है। आखिर क्यों नहीं बताया होगा उसने? क्या रेचल इतनी बुरी माँ है कि उसकी बेटी को अपनी माँ के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था? ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे अपनी माँ के साथ शेयर ही नहीं की। दोनों के बीच में आखिर कैसा रिश्ता था? रेचल को अब अपने ऊपर शक होने लगा था कि मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, एक बहुत बुरी पत्नी हूँ, मैं एक बहुत बुरी इंसान हूँ। जब मैं अपनी बेटी को ही नहीं समझ पाई तो पति को क्या समझूंगी? अब वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसे पूछा था कि क्या इयन के ऊपर उसे इससे पहले कभी शक हुआ था? रेचल ने कहा, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कुछ जज कर ही नहीं सकती। अगर मैं अपनी बेटी को नहीं जज कर पाई तो पति को क्या जज करूंगी? रेचल की स्टेटमेंट ले ली गई थी, पर इसके बाद इयन के लिए चीजें और बुरी हो गई जब नेथन पुलिस स्टेशन आया। और पुलिस स्टेशन आकर उसने कहा कि उस दिन उसने क्लेयर की बॉडी के पास एक बुरे इंसान को देखा था और वो बुरा इंसान था इयन। उसने देखा था कि इयन ने क्लेयर को मारा है। तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? मैडलिन शॉ ने पूछा, जिस पर नेथन ने कहा कि मैं बहुत डर गया था, बहुत घबरा गया था। उसने देखा था इयन को क्लेयर को मारते हुए, पर उसके जाने के बाद वो क्लेयर के पास गया था देखने के लिए कि क्या वो ठीक है। वो ठीक नहीं थी, बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसलिए नेथन ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। मैडलिन को बहुत बुरा लग रहा था। कैसे सब लोग नेथन के ऊपर शक कर रहे थे, उसे सॉफ्ट टारगेट मान रहे थे, सोच रहे थे कि उसे ही सजा दे दें, केस सॉल्व हो जाएगा। पर इस सब के पीछे तो इयन था। नेथन से पूछा गया, क्या इयन ने उसके बाद भी उसे डराया धमकाया? उसने हाँ कहा था। उसने कहा था कि पुलिस को उसका नाम ना बताया जाए। पर अब बहुत हो चुका है और नेथन ये सब कुछ अपने अंदर नहीं रख पाया था। क्या सच में इयन ही है क्लेयर का मर्डरर? रेचल की पूरी जिंदगी खत्म हो गई थी। बेटी को खो चुकी थी, पति जेल में चला गया था। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसका पति ऐसा कर सकता है। उसने अपने पति को बहुत प्यार किया था, बहुत विश्वास किया था उस पर। वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में कुछ जीने के लिए नहीं बचा था। वहीं इयन भी बहुत टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया था। उसका कहना था कि वो नहीं जानता आईफोन उसके बैग में कहां से आया। वो नहीं जानता कि नेथन झूठ क्यों बोल रहा है। वो क्लेयर से प्यार करता था, उसने उसे अपनी बेटी माना था। मैडलिन को कभी कभी इयन की आंखों में आंसू दिखाई देते थे, कभी दुख, कभी पछतावा। वो समझ नहीं पाती थी कि कौन सा इमोशन है। हो सकता है ना इयन चाहता हो कि रेचल पूरी तरह से उसकी हो जाए। हो सकता है क्लेयर ने कुछ ऐसा देखा हो जो इयन नहीं दिखाना चाहता हो सकता है क्लेयर उनकी शादी में एक बाधा बन रही हो, तकलीफ बन रही हो।
उसे उसने रास्ते से हटा दिया हो। पर इयन ने कुछ भी मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। जब उसे सवाल पूछे जाते थे तो वो चुप हो जाता था, कुछ नहीं बोलता था, बस उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता था। क्या आपको लगता है कि इयन ने ही क्लेयर को मारा होगा? इससे पहले चलिए जानते हैं जेन गुडविन की कहानी। जेन गुडविन सोचती कुछ और है और एक्चुअल में है कुछ और। जेन जैसे पैनिक अटैक्स पड़ते हैं। जेन को बहुत गुस्सा आता था, वो अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तब एक दोस्त के सजेशन पर वो थेरेपी के लिए गई थी और वहीं उसे जैक भी मिला था। जेन जहां गुस्से में अपने आप को हर्ट करती थी, जैक उसे रोकता था और रोकते हुए कई बार जेन को लग जाती थी। जेन ने जब पहली बार जैक को मारा था वो बहुत रोया था। दोनों का शुरू में रिश्ता बहुत अच्छा था, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, शादी कर ली थी। हालांकि जैक का परिवार इस शादी के खिलाफ था। जेन का कोई परिवार नहीं था, उसकी और उसके पिता की बनती नहीं थी और वो उनसे बात नहीं करती थी। बहुत साल हो चुके थे, वो उनसे बिल्कुल दूर थी। वो नौकरी करती थी और वहां भी कभी कभी उसे पैनिक अटैक्स होते थे, जिस वजह से उसने थेरेपी ली थी और उसके बाद काफी समय तक वो बिल्कुल ठीक भी रही थी। जब इन दोनों ने शादी कर ली थी, उसके बाद हैरी का जन्म हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा था। 4 फरवरी 4:30 बजे क्लेयर डॉक्टर के पास गई थी और उसने जैक से पूछा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स देना ठीक रहेगा। जैक ने उसका नॉर्मल चेकअप किया था, ब्लड प्रेशर चेकअप किया था और उसके बाद उसे एक कॉन्ट्रासेप्टिव सजेस्ट कर दिया था और पूछा था क्या वो सेक्सुअली एक्टिव है। 4 फरवरी को सुबह 7 बजे जेन की आंख खुली थी और जैक उसके लिए हमेशा की तरह चाय लाया था। उसे बहुत पसंद है। उसने जेन के बालों को हाथ लगाया था और कहा था कि हमें एक बार फिर थेरेपी के लिए जाना चाहिए। जेन ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। उसने कहा क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, मैं अपना घर ठीक से नहीं संभाल रही? क्यों अब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? जैक ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी माँ हो, पर मैं चाहता हूँ कि पहले की तरह ही हमारा रिश्ता हो जाए। याद है जब हैरी हुआ था, हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। जेन को सब याद है, पर वो कुछ बदलना नहीं चाहती। जैक ने उसे कहा था आज शाम को मुझसे मिलने आओगी? पहले की तरह उस जंगल में वॉक करते हुए हम दोनों अकेले घर आएंगे, बातें करेंगे, पुराना टाइम एंजॉय करेंगे। जेन मान गई थी। 4 फरवरी शाम के 5 बजे क्लेयर जैक के क्लिनिक में थी। इसमें जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि अभी से अपने जीने का अंदाज बदल लो, क्या पता उसकी जैसी ही कोई लड़की हो जिसे मदद की जरूरत हो। क्लेयर उन आवाजों की तरफ चली गई। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। उसने अपने फोन की लाइट ऑन की थी, तब उसे आवाज आई थी डॉक्टर
जैक गुडविन की। उनके साथ उनकी वाइफ थी। उसे लगता था कि इनकी बहुत ही हैप्पी फैमिली है और उनकी फैमिली को देखकर वो बहुत बार एनवी भी करती थी। उनकी वाइफ कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत तो क्लेयर की माँ रेचल भी है, पर उसके पिता की वजह से उसे अपने आप को मेकअप में ढक कर रखना पड़ता था। उसके फ्रेंड्स कहते थे तुम्हारी माँ बहुत मेकअप करती है, पर क्लेयर उन्हें बता ही नहीं सकती थी। उसने देखा जेन गुडविन को, जिसके एक कंधे से उसकी जैकेट उतरी हुई थी जैसे किसी ने खींच ली हो। क्लेयर को देखते ही उसने अपनी जैकेट ठीक की थी। क्लेयर ने पूछा, क्या हुआ, आप ठीक है ना? क्लेयर को उस समय जेन में अपनी माँ दिखाई दी, अपनी माँ की तरह ही एक लाचार औरत। उसे याद आ रहा था कैसे उसके पिता मार्क उसकी माँ को मारते थे और वो सबसे ये बात छुपा लेती थी। जैक ने कहा, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जहाँ जा रही हो वहां जा सकती हो। पर क्लेयर वहां से नहीं जाना चाहती थी, वो जेन की तरफ ही देख रही थी। उसने कहा, बताइए ना, आप ठीक है ना? जैक ने कहा, मैं कह तो रहा हूँ सब ठीक है। जेन ने कहा, मुझे लेसन सिखाया जा रहा है। जैक ने उस समय जेन की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे इस नाटक से ना बहुत परेशान हो चुका हूँ और एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगा, ये याद रखना। उस समय जेन को गुस्सा आया था और वो जैक की तरफ बढ़ी थी। क्लेयर को समझ में आ रहा था कि वो जैक को थप्पड़ मारने वाली है, पर जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया था। दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई थी। क्लेयर इस लड़ाई को छुड़वाना चाहती थी। इसी कोशिश में क्लेयर को जोर से धक्का लगा था। वो जमीन पर गिर गई थी। सर पर बहुत तेज चोट लगी थी, खून बहने लगा था। वो अनकॉन्शियस सी हो गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जा रहा था, आवाजें ब्लर हो रही थी, पर वो सुन सकती थी। जैक उसी समय नीचे बैठ गया था। उसने कहा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया तुम्हें? क्लेयर, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, शायद अभी हॉस्पिटल में कोई हो, वो आकर हमारी मदद कर देगा। जेन भी बैठ गई थी। उसने कहा, जैक, तुम यहाँ से जाओ। अगर किसी को पता चला, अगर तुम्हारे ऊपर असॉल्ट का केस हुआ तो तुम्हारी डिग्री छिन सकती है, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जैक ने कहा, तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? इसे इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? इसे डॉक्टर की जरूरत है, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये ठीक हो जाएगी। मुझे अभी एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। जेन ने उसे रोक दिया था। कहा था, अगर ये बात टाउन में फैल गई तो इन लोगों की कितनी बदनामी होगी। वो क्लेयर को समझा लेगी, उसे बता देगी कि उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, और वो ये बात किसी को ना कहे। वुमेन टू वुमेन टॉक, उसमें वो क्लेयर को ज्यादा अच्छे से समझा पाएगी। उसने जैक के साथ जबरदस्ती की, उसे कहा कि तुम घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। क्लेयर कहना चाहती थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे जरूरत है डॉक्टर की, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर उसके मुंह में से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, बार बार कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो रही थी। बहुत मुश्किल से आंखें कभी खोल पाती और कभी खोल ही नहीं पा रही थी। उसे आवाज आ रही थी जैक के वहां से जाने की। 10 महीने हो चुके हैं, 1 दिसंबर। अभी तक इयन के ऊपर केस चल रहा है, वो जेल में ही है। जब जब जेन रेचल को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे कभी कभी लगता है कि ये घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती। यहाँ कोई अच्छी सी फैमिली आ जाए, जिनके बच्चे हों, जिनके साथ जेन दोस्ती कर सके, साथ में क्रिसमस मना सके। जेन अभी भी रिलैक्स नहीं कर सकती। उसे टेंशन ही रहती है, क्या पता क्या होगा ट्रायल के एंड में, कहीं इयन छूट गया तो। उसने हर कोशिश की थी कि इयन इस केस से बाहर ना आ सके। उसने मैडलिन शॉ को कहा था, ये अपनी पत्नी को बहुत मारता भी था। मैडलिन ने कहा, पर रेचल ने तो नहीं बताया। हाँ, वो क्यों बताएगी, पिछले साल उसने मुझे बताया था। आई विल सी टू इट, मैडलिन ने कहा था। उसके बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, उन्हें क्रिसमस की शॉपिंग करने जाना है। जैक जो बहुत ज्यादा गिल्टी में रहता है, जिस दिन से क्लेयर की डेथ हुई है वो बहुत अपसेट रहता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करने लग गया है। हालांकि ड्रिंक तो जेन भी बहुत ज्यादा करने लगी है। उस दिन को याद कर करके दोनों बहुत परेशान रहते हैं।
उसने जैक से कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। पर जैक इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। वो बहुत दुखी है। आज जब बच्चों को तैयार करके क्रिसमस की शॉपिंग के लिए ले जा रहे थे, तब कोई सामान ढूंढते हुए जैक के हाथ में एक गोल्ड का नेकलेस आया था। जेन उसी समय वो नेकलेस उसके हाथ से ले लेना चाहती थी, पर जैक ने उसे कस के पकड़ लिया था। बच्चों को कहा था बाहर इंतजार करो। जेन ने कहा था ये नेकलेस वापस कर दो जैक। जैक ने पूछा, ये मैंने तो तुम्हें नहीं दिलाया, ये नेकलेस कहाँ से आया जेन? नेकलेस वापस कर दो जैक, ये मेरा है। पर ये नेकलेस कहाँ से आया जेन? वो नेकलेस जिस पर लिखा था क्लेयर एडवर्ड गिफ्ट फॉर 16th बर्थडे। इस नेकलेस को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया था जेन, फिर ये तुम्हारे पास कैसे आया? उसे समझाते हुए, तुम्हारे ग्लव में अटक गया था क्या? और तुम्हें पता नहीं चला ये तुम्हारे साथ आ गया? जवाब दो जेन, कैसे आया ये नेकलेस तुम्हारे पास? जेन समझ गई थी, अब उसे वो सब कुछ बताना होगा, वो असलियत। आखिर क्या हुआ था उस दिन जैक के जाने के बाद? आप भी जानना चाहते हैं ना क्या हुआ उस दिन जैक के जाने के बाद? क्लेयर बहुत मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही थी। उसे उस दिन जैक में अपने पापा और जेन में अपनी माँ दिखाई दे रही थी। कैसे उसके पापा उसकी माँ को मारते थे और उसकी माँ उन्हें प्रोटेक्ट करती थी, वो सब कुछ छुपा लेती थी। क्लेयर ने कहा, उन्होंने मुझे धक्का दिया। पर क्लेयर, वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, वो सब गलती से हुआ। आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे, जेन ने कहा। नहीं, आप लड़ाई कर रहे थे। आपके बच्चे हैं ना, है ना आपके बच्चे? आप नहीं जानते बच्चों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। आप नहीं समझ सकते हमें कैसा महसूस होता है। क्लेयर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने देखा था, आप उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे सर पर चोट लगी है ना, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब याद है। जेन की आंखों की तरफ देखकर क्लेयर को अब डर लगने लगा था। जेन को दिख रहा था उसके सामने उसका परिवार बिखरता हुआ। ये लड़की अगर ठीक हो जाएगी तो ये पुलिस के पास जाएगी, लोगों को बताएगी, जेन की जिंदगी बिखर जाएगी जो उसने इतने सालों से संभाल कर रखी थी। उसने क्लेयर के बाल पकड़े और जोर जोर से जमीन में मारना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसकी चेन जेन के हाथों में आ गई थी। उसने उसे अपने जेब में रख लिया था और क्लेयर अब नहीं हिल रही थी। वो मर चुकी थी। उसने उसकी पल्स चेक की थी, देखा था दूर उसका फोन पड़ा था। उसने वो फोन उठा लिया था। उसके जेब में प्रिस्क्रिप्शन थी, वो प्रिस्क्रिप्शन ले ली थी, वो दवाइयां भी ले ली थी। कोई भी सबूत वो छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिर उसे अपने पति को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। जितना जल्दी हो सके वो यहाँ से चली जाना चाहती है, क्योंकि किसी ने भी अभी तक उसे नहीं देखा है। वो जा रही थी तब उसने सामने देखा था नेथन को। उसने नेथन के पास जाकर कहा था, एक फेवर चाहिए। घर जाते हुए वो सोच रही थी कि जैक क्या कर रहा होगा। जरूर वो ड्रिंक कर रहा होगा। और जब घर पहुंची तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जैक ने भागकर दरवाजा खोला था और जेन से पूछा था, वो ठीक है ना? जेन ने उसके दोनों हाथ पकड़े थे, उसे कंफर्ट करते हुए उसे सोफे पर बिठाया था, उसे अपने गले से लगा लिया था और कहा था कि मेरे पास एक बुरी खबर है। जैक सोच रहा था कि कहीं क्लेयर पुलिस के पास तो नहीं चली गई, सोशल सिक्योरिटी के पास तो नहीं चली गई, कहीं वो हॉस्पिटल में सीरियस तो नहीं है। पर जेन के पास जो खबर थी वो इससे बहुत बुरी थी। उसने कहा, क्लेयर इज डेड। क्या? तुम क्या कह रही हो? हाँ जैक, मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर शायद उसका सर गलत जगह पर लगा था और वो नहीं उठी। मैंने 3 बार चेक किया, उसकी पल्स नहीं थी। क्या? तो फिर हमें वहां जाना होगा, जो गलत हुआ उसे ठीक करना होगा। जैक अपना सिर को पीट रहा था, अपने बाल नोच रहा था। ये क्या हो गया?
उसने एक लड़की का खून कर दिया, एक मासूम बच्ची का। वो बहुत गिल्ट में आ चुका था, पर जेन ने उसे समझाया था, उसे कहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता, जो हुआ एक एक्सीडेंट था, पर अगर अब वो वहां जाएगा तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और इनका परिवार खत्म हो जाएगा। आज वो चेन जैक के हाथ में थी। असल में उस दिन क्लैर के मरने के बाद चेन घर आ गई थी। चेन उसकी जेब में थी, उसे याद ही नहीं था, उसने वो कोट टांग दिया था। और जब मीडिया में देखा कि क्लैर की चेन गायब है तो उसने वो ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती तो वापसी में जंगल में ढूंढती, घर के बाहर ढूंढती, अपने घर में ढूंढती, पर उसे कहीं वो चेन नहीं मिली थी। फोन उसके पास था, पर आप सोच रहे होंगे ना इयन के पास कैसे पहुंचा। जब स्कूल में फेट हुई थी तब उसने देखा था इयन का बैग रखा हुआ था और चुपचाप उसने उसमें वो फोन डाल दिया था इयन को फंसाने के लिए। अब जैक बहुत गुस्से में आ चुका था, उसकी आंखों में वो गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी ने खून किया और इल्जाम उसके सर थोप दिया। इतने दिनों से, इतने महीनों से वो गिल्ट में जी रहा था। एक एक दिन उसने कैसे काटा वो ही जानता है। उसने कहा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। यही सब कुछ तो जेन को बचाना था। इसी सब को बचाने के लिए, इसी सब से बचने के लिए तो उसने सब कुछ किया। उसने अपने लिए थोड़ी कुछ किया, जो भी किया अपने परिवार के लिए किया ना। वो इस सब को नहीं खो सकती, वो अपने परिवार से दूर नहीं हो सकती, अपने बच्चों से दूर नहीं हो सकती। उसने कहा, जैक तुम ऐसा नहीं कर सकते। जेन वो औरत है जो फ्यूचर सोच कर चलती है, पूरी प्लानिंग करके चलती है। याद है ना आपको वो ब्रूज जो मैडलिन शॉ ने देखा था जेन के हाथ पर, वो नील, वो उसने खुद अपने आप को मारकर बनाया था। अपने चेहरे का वो कट उसने खुद अपने चीक पर ब्लेड मारा था। जब वो जैक के साथ गई थी और जैक से पूछा था कि उसने क्लैर के अपने हॉस्पिटल में आने के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया, तब उसने जैक और अपनी वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली थी। कभी फ्यूचर में काम आ सकती है। जैक पुलिस के पास ये कहकर तो जा नहीं सकता कि मैंने खून किया है, और अगर वो जेन का नाम लेगा तो उसे फंसाने के लिए सारे सबूत जेन के पास थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जैक ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब जेन के साथ नहीं रहेगा। उस दिन सुबह सुबह अपना सामान लेकर वो निकल गया था लंदन, जहां उसकी बहन रहती है। उसकी बहन ने मना किया था उसे जेन से शादी करने के लिए। अब जब पता चलेगा कि वो सही थी तो शायद उसे अच्छा लगे। जैक ने डिसाइड किया था कि वो जेन को डाइवोर्स दे देगा। जहां वो काम कर रहा था वहां रिजाइन कर देगा और लंदन में कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेगा। जेन बच्चों की कस्टडी इतनी आसानी से तो नहीं देगी, पर उसके पास पैसा है। पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। पैसे के दम पर वो बच्चों की कस्टडी भी ले लेगा। जेन के साथ बच्चे सेफ नहीं हैं, पर जेन ने आज तक बच्चों को कभी नहीं मारा, उन्हें कभी नहीं डांटा, उनका बहुत ध्यान रखा है। फिर भी जैक को अपने बच्चे चाहिए। 3 दिन हो चुके थे, जेन की तरफ से कोई मैसेज नहीं था, कोई कॉल नहीं थी। उसने हैरी को भी मैसेज किया था, उसने भी जवाब नहीं दिया था। आज सुबह उसकी बहन ऑफिस जा चुकी थी और दरवाजे पर घंटी बजी थी। जैक ने दरवाजा खोला तो उम्मीद की थी कि शायद जेन होगी, पर उसकी जगह 2 आदमी थे। यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ क्लैर एडविन। जी हाँ, जैक को अरेस्ट कर लिया गया था। 15 साल की सजा हुई थी। आखिर जेन की बात ना मानने का पुलिस के पास कोई रीजन था ही नहीं। जेन के पास इतने सारे सबूत जो थे। जेन को अपना घर मिल गया था, अपने बच्चे मिल गए थे, एक नई जिंदगी शुरू कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे ना कि नेथन ने जेन की मदद क्यों की होगी। एक्चुअली में नेथन मन ही मन जेन को पसंद करता था। वो बहुत खूबसूरत थी ना, उसे देखता था, दूर से एडमायर करता था, और जेन भी उसे देखकर स्माइल कर देती थी। नेथन के लिए बस वही बहुत था। उस दिन जब जेन ने उसे फेवर मांगा था तो नेथन जानता था जेन को, इसलिए उसने उसे फेवर करना ठीक समझा। इयन को तो वो नहीं जानता था, जेन को जानता था, इसलिए जेन के कहने पर इयन का नाम ले लिया था। जेन की एक मुस्कुराहट ही उसके लिए बहुत थी। प्यार के लिए आप किसी हद तक भी जा सकते हो। पर आप क्या सोच रहे हो,
अगर आप जेन की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा ही करते? उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी, और कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, किस तरह के कैरेक्टर आप अपने आस पास देखते हो, आप अपनी जिंदगी से कैसे इस कहानी को कनेक्ट कर सकते हो, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। चैनल को यार आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, सिर्फ वीडियो सुनकर चले जाते हो? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और पसंद आई हो तो शेयर भी जरूर करो। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते एक और नई नॉवल की समरी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगर आप अपनी पसंद की किसी नॉवल की समरी चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय।